अस्सलाम वालेकुम। आपसे आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये हमारा बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के रेफरेंस में है। आपके सिलेबस के हिसाब से सेक्शन 1, 2, 5, 6, 9, 11, 13 से 24, 29, 34 एंड 38 जो अकाउंट्स और ऑडिट से डील करते हैं, ये सेक्शंस आपके सिलेबस में मौजूद है। इसके ऊपर मेरा डिस्कशन आपके साथ होगा इसके रेफरेंस में। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बात सफा ये बातें आपको कहता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है अनटिल इट इज सेम, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा इसका बेनिफिट ना लीजिएगा, या फिर जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो डिस्कस कीजिए। यहाँ पर ये बात मैं खासतौर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ विद रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की जब बात की जाती है तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है जो हमारी कंपनीज में नहीं होती। उसके ऊपर ऑडिटर हैज टू ऐड द वर्ड रिटर्न्स, कि जी अकाउंट्स एंड द रिटर्न्स, वहाँ एक वर्ड आता है उनका। तो ये एक खास वर्ड है। अगर ऑडिट रिपोर्ट के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को वहाँ उसको देखिए, उसी तरह उसको आंसर कीजिएगा, वरना आपका आंसर टेक्निकली वही होगा कि हमने आंसर तो कर दिया लेकिन वो आंसर हमारे लिए नहीं, हमारे लिए काम करेगा, स्कोरिंग नहीं करेगा हमारे लिए वो। ओके, अच्छा सेक्शन 1 देखिए, जहां से मैंने आपसे बात शुरू की। 1 इज अ शॉर्ट टाइटल, जाहिर है इस पर कोई डिस्कशन नहीं है हमारा। 2, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। ठीक है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जब बना दिया गया तो फिर अदर लॉ जो लॉज हैं उनका फिर कोई इसमें जैसे कहते हैं रोल नहीं रहा, अमल दखल नहीं रहा, तो लिहाजा वो भी हमें कुछ नहीं कर सकते, बात यहाँ खत्म हो जाती है। Therefore, what I will do, I'll just straightforward take my discussion on section 5, which is dealing with definitions. Okay, हम definitions पे चले जाएंगे straightforward और वहां से अपने डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। ओके, approved securities की जहां बात हो रही है, where the banks can do investments and other things, which is the word approved security। आपके सामने मैं उसको दिला देता हूँ, वो एरिया अभी स्क्रॉल डाउन कर के जस्ट प्लीज आप वेट थोड़ा दिया गया आपके सामने। तो ये देखिए अप्रूव सिक्योरिटीज की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम आजकल बहुत सुनते रहते हैं जहाँ पे हम कहते हैं PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हो गए, टी बिल्स हो गए, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। अप्रूव सिक्योरिटीज मीन्स सिक्योरिटीज इन विच अ ट्रस्टी में इन्वेस्ट मनी अंडर क्लॉज A, B, BB और C, क्लॉज D और सेक्शन 20 of the Trust Act. Subsection 2 of Section 13 includes such other securities as the federal government may by notification gazette declare to be the approved, right? तो इसमें हमारे पास ये government securities आ जाती है। Then हम करें Section 29 includes such type of Pak rupee obligations of the federal government. Federal government की जो obligations हैं जिसे हम treasury bill, sakuks, इनकी हम बात करें। A provincial government or a corporation wholly owned or controlled directly or indirectly by the federal government or the provincial government and guaranteed by the federal government, as the federal government may by notification in the official gazette declare to be to the extent determined from time to time to be approved securities for the purpose of that subsection. तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है उन सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले जो इन्वेस्टमेंट का था उसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट की सारी अप्रूव सब सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जहां अप्रूव करेगी और वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, इसमें स्टेट बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो ये हमारा अप्रूव सिक्योरिटी से रेफरेंस में हमारा ये डिस्कशन है हमारा। ओके, देन वी आर टॉकिंग ऑफ विद रेफरेंस टू बैंकिंग कंपनी। हम बैंकिंग कंपनी किसको कहते हैं? बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग and includes their branches, subsidiaries functioning outside Pakistan, or the banking outside Pakistan, or the banking companies incorporated in Pakistan. तो हमारे पास हबीब बैंक की ब्रांच दुबई में भी मौजूद है, नेशनल बैंक की ब्रांचेस हैं, USA के अंदर हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं, तो हमारी ब्रांचेस बाहर भी हो सकती हैं, राइट। अभी आगे जाकर सब हमारी सब्सिडरी जो हम कहेंगे, सब्सिडरी हमारी जो है हम ये कहेंगे कि जी बाहर से सब्सिडरी है और फिर यह पाकिस्तान में आएगी, जिसके अंदर मैं आपसे हबीब बैंक एजेंसी का एग्जांपल शेयर करूंगा। बैंकिंग मीन्स accepting for the purpose of lending or investing of the deposits of the money from the public, repayable on demand or otherwise withdrawal by the check, draft, order otherwise। ठीक है,
तो हम बैंकिंग के बिजनेस को कर रहे हैं, जब ऑन डिमांड है जो हमसे कहा जाएगा फॉर विड्रॉल, which is not necessary all the time we should move through a check. Yes, check is an instrument, a document through which you can withdraw money from bank. लेकिन बैंक से विड्रॉल के बहुत तरीके हैं, जिसमें आप एक सिंपल लेटर के थ्रू भी आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देके पैसे ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अलाउड, दैट कैन बी डन. ओके, देन आई विल कम टू क्रेडिट. ये डेफिनेशन हमारे लिए बड़े बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इंक्लूड द पर्सन फ्रॉम होम द डिपॉजिट्स हैव बीन रिसीव्ड. हमने जो पैसे जमा कराए बैंक में, बैंक के लिए हम क्रेडिटर हो गए बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि अब ये बैंक के हिसाब से पेएबल है ये. ठीक है, तो बैंक के पास एंट्री, अगर हम वैसे बुक एंट्री देखें तो क्या बनी, कैश डेबिट XYZ क्रेडिट. XYZ क्रेडिट का मतलब XYZ इज अ क्रेडिटर. तो हमारा अकाउंट जो है वहाँ पे क्रेडिट, हम एज ए क्रेडिटर स्टैंड कर रहा है. इसका रिवर्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, डेटर की बात होगी. Data includes a person to whom the bank or the banking company or the financial institution to which the finance as defined in the banking tribunal ordinance has been provided. जब बैंक ने हमें लोन दिया तो बैंक ने क्या कहा, XYZ डेबिट बैंक कैश क्रेडिट, यानी उनके पास से पैसे चले गए, अब उनको रिसीवेबल है हमसे. यानी हमारे लोन्स हमारी बैलेंस शीट पे हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हमारे लिए बैंक क्या है, हम पेबल है यानी क्रेडिटर है. और हम जब बैंक को पैसा रखाते हैं तो हम बैंक के क्रेडिटर बन जाते हैं और बैंक के लिए वो पेबल बन जाता है. तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ हियर, कि ये डेफिनेशन हमारे पास यहाँ आएगी. ओके, देन हमारे पास foreign banking companies means a banking company not incorporated in Pakistan which has a branch of the branches doing banking business in Pakistan under the license issued by the State Bank of Pakistan. तो कोई भी बैंक जो यहाँ काम कर रहा है, अ फॉरेन बैंक, वो अंडर द बैंकिंग टोटल स्टेट बैंक के एम्बिट में चली जाती है. तो वहां से सारा जो जो चीजें होंगी वो स्टेट बैंक इसको गवर्न करेगा. तो स्टेट बैंक के लिए ये है, तो इसलिए हमने कहा कि जो फॉरेन बैंक है हमारे पास, वो फॉरेन बैंक अंडर स्टेट बैंक अप्रूवल अपनी ब्रांचेस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं. उसके बाद अगर बैंकिंग की रेफरेंस से हम देखें, सिक्योर्ड लोन्स एक वर्ड है. Secured loans and advances means the loan or the advance made on the security of assets, the market value of which is not at any time less than the amount of such loan. अगर market value of the security loan amount से कम हो जाएगी तो loan, that part of the loan will become unsecured. हमने एक सिक्योरिटी रखाई, उस सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो 100 रुपी है, हमने 100 रुपी का लोन लिया, लेकिन बैंक नॉर्मली उसमें 20% कम डिस्बर्स करते हैं, तो हमें जो लोन डिस्बर्स होगा वो 80% होगा उसका. 80 में अगर मार्केट वैल्यू अब जैसे हमें स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाता है, हमने शेयर्स के ऊपर रखवाया हुआ है, तो क्या हुआ कि जी वहां पे अब हमने जो 80 रुपी दिया था, हमारे सिक्योरिटीज की वैल्यू 70 हो गई. इसका मतलब बैंक के लिए एक्सपोजर आ गया 10 रुपीज का, कि अगर हम पेमेंट ना करें और बैंक उसको सेल करके रिकवर करे, तो बैंक के लिए क्या होगा, बैंक को सिर्फ 70 मिल पाएंगे. ठीक है, कि बैंक को 80 नहीं मिल पाएंगे, तो इसका मतलब वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, तो वो पोर्शन अनसिक्योर्ड में चला जाएगा निकल के. Substantial interest in an undertaking shall be deemed to be possessed by the person if he or his family members is the owner, director, officer, or his control over the undertaking, or if any of his family member holds shares carrying the value not less than 20% of the voting power in such undertaking. तो हम कहते हैं कंट्रोल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, अगर 20% किसी एक ग्रुप के पास शेयर्स हैं तो वो हमारे लिए वो पूरा ग्रुप जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले लोग हो जाएंगे. क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहां हमने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की रेगुलेशन कंपनीज के एंगल पे भी कवर की थी, तो हमारे पास बोर्ड सीट्स जो होती हैं, तो बोर्ड सीट्स के हिसाब से हमें देखना होता है. जाहिर है अगर हमारे पास 10 सीट्स हैं तो हमारे पास हर 10% के ऊपर एक डायरेक्टरशिप आ जाती है. तो इसका मतलब 2 डायरेक्टर्स उस ग्रुप के आ जाएंगे हमारे पास, जिनके पास 20% की होल्डिंग होगी. तो इसलिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमारे लिए वहां चला जाएगा निकल के. ओके, इसके बाद मैंने शुरू में जरूर आपसे ये कहा कि भाई कि हम ये अल्फाज जो कॉमन होंगे उनको नहीं सा. कंट्रोल का बिल्कुल सेम मीनिंग है जो हम दूसरे लॉज में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कोई नहीं है. इसके अंदर देखिए मेन हमारे जो है, इन रिलेशन टू द शेयर मीन्स द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर दी वोटिंग पावर. कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं.
और कंट्रोल वहां मौजूद है। ओके, तो दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, जहां से हम इनको इनको लेके चल रहे हैं। इसका ख्याल कीजिएगा और इनको जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 प्रिंसिपली और थियोरेटिकली एक चीज की बात करता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ऑर्डिनेंस टू ओवर इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। कोई भी चीज अगर हमारे मेमोरेंडम आर्टिकल्स में मौजूद है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है विद द बैंकिंग ऑर्डिनेंस, द डॉक्यूमेंट है वी हैव, तो अगर इससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो ऑर्डिनेंस शैल ओवर इट देम, एंड ऑर्डिनेंस इज अ सुपीरियर डॉक्यूमेंट। Then we have the use of the word bank. This is interesting. Section 8. सेक्शन 8 कह रहा है कि जी यूज ऑफ द वर्ड, जस्ट have I, no I have not, in your syllabus section 7 is not there. सेक्शन 8 यूज ऑफ द वर्ड बैंक। देखिए वर्ड बैंक जो है, हम इसको देखें तो इसकी डिटेल में मैं आ रहा हूं आपके साथ। Of any or any of its derivative, for example the company carrying on the business or banking shall use the word bank or any of its derivative as a part of the name, and no company other than a banking company shall use its name, in its name the word calculated to or include that it is a banking company। यानी कोई नाम हमारा ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं होता कि नाम के लिए पहले कंपनी लॉ ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि व्हेन यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी तो आपको उसके नाम की जो क्लियरेंस है वो लेनी है एससीसीपी के साथ। स्टेप तो यह पहला आ गया। जाहिर है हम यहाँ बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं और आप एक कंपनी बना रहे हैं, हम उसको टेक्सटाइल मिल बना रहे हैं और हम उसको कहते हैं द कॉटन बैंक लिमिटेड। अब यहाँ से कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा जो लोग डील करेंगे कि शायद ये कॉटन के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं, कॉटन ग्रोअर्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कॉटन ट्रेडर्स को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा नाम नहीं हो, ये नाम हमारा नहीं हो सकता, तो कॉटन बैंक का नाम हम नहीं ले सकते। इसी तरीके से कोई कार मैन्युफैक्चरर अपना नाम द कार बैंक लिमिटेड नहीं रख सकता। देखिए ये वर्ड मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन शायद हो सकता है आपको कोई शोरूम कोई चीज है जिसमें कार बैंक लिखा हुआ हो। वो बिजनेसेस जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर नाम का कोई इशू नहीं आता, तो इसी वो नाम कहीं रजिस्टर नहीं होता। उस नाम के 50 बन सकते हैं। आप जो स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, उनके नाम देखिए कि आपकी अपनी लोकेलिटी में वही स्टोर का नाम नजर आएगा। अब्दुल रहमान जनरल स्टोर नजर आएगा या कोई बिजनेस नजर आएगा, और उसी नाम का बिजनेस आपको कहीं और भी नजर आएगा, कंस्ट्रक्शन में नजर आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें कॉमन नेम नजर आ जाएंगे आपको। तो ये कॉमन नेम क्योंकि इंकॉर्पोरेटेड नहीं होते तो वो नाम वो रख लेते हैं, लेकिन जब वो इंकॉर्पोरेशन के अंदर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो उसकी परमिशन नहीं होती। तो हमने कहा यूज ऑफ द वर्ड बैंक। वर्ड बैंक कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कैसे कर सकती, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंक फॉर्म फॉर वन और मोर ऑफ द पर्पसेस इन सेक्शन 23। अगर कोई सब्सिडरी हमारी आई है, वो सब्सिडरी जो है कि वो हमारे पास है, वो बैंकिंग बिजनेस करेगी, तो उसके साथ चीजें हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं। एनी एसोसिएशन ऑफ द बैंक फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर ये चीज है तो वहां पे हमारे पास कुछ चीजें होती है, प्रोवाइड नथिंग इन दिस शैल अप्लाई, तो उनके लिए वर्ड बैंक वहां शायद इस्तेमाल करना लाजमी ना हो, क्योंकि वो किसी बैंक से ही लिंक है और वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोहिबिटिंग ऑफ द ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग के लिए क्या है, बैंक्स क्या बैंकिंग के अलावा दूसरा काम कर सकते हैं, इसकी इजाजत नहीं है या इसकी परमिशन नहीं है। एक्सेप्ट एज ऑथोराइज अंडर सेक्शन 7, नो बैंकिंग कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, directly or indirectly, deal in the buying or the selling or bartering of the goods or engage in any trading or the buying, shall barter, sell, barter goods from for otherwise than in connection with the bill of exchange received for the collection or negotiation। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, गुड्स की बात हो रही है। अब से फॉर एग्जांपल इस तरीके से हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक बैंक है, उसने एक सुपर स्टोर को लोन दिया, सुपर स्टोर डिफॉल्ट कर गया। अब क्या बैंक की मैनेजमेंट आके उस सुपर स्टोर को चलाना शुरू कर दे? नहीं, उसका काम है अपने पैसे रिकवर करना। तो वो अब उसके आज जो चीजें हैं, जो चीजें उसके पास मॉर्गेज थी, उनको वो सेल करे और अपने पैसे रिकवर, ठीक है।
उस पीरियड के अंदर कोई अगर बिजनेस रन किया जा रहा है टू दैट एक्सटेंट कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो एक दूसरी बात है। उसके अंदर जो परमिशंस है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो तमाम उसके साथ काम करेंगी और उससे ज्यादा हम चलेंगे। ओके, disposal of non-banking assets, notwithstanding anything contained, section 10, 9 and then we have 11, no sorry 10 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रोहिबिटिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये तमाम बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर हम जब लोगों को हायर करते हैं, लोगों को रखते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स, उनकी सॉल्वेंसी, तमाम चीजें हमारा कंसिडरेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात को रोक दिया गया कि नो बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय और मैनेज बाय द मैनेजिंग एजेंट। तो मैनेजिंग एजेंट के थ्रू हम बैंक नहीं चला सकते, हमें खुद चलाना होगा आपका बैंक। फिर उसके बाद हमें कह दिया गया नो बैंक शैल एम्प्लॉय और कंटिन्यू टू एम्प्लॉय, ना हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, ना नीदर वी विल कंटिन्यू टू एम्प्लॉय employment of any person who is at any time being adjudged insolvent or has suspended the payment or has been compounded with his creditors or who has been convicted by a criminal court for an offense involving moral turpitude। अगर किसी के भी ऊपर कोई केस आ चुका है जो इंसॉल्वेंसी पे भी जा चुका है, तो वो आदमी हमारे एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता। whose remuneration or the part of whose remuneration takes the form of the commission or the share in the profit। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो एम्प्लॉयमेंट में होगा जिसके रेमुनरेशन हम प्रॉफिट से लिंक कर दें। ठीक है, बोनसेस हो सकते हैं, बोनसेस देना एम्प्लॉइज को, इनको, वो हमारा एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो चीजें हो सकती है, उसका मसला नहीं है। The bank shall not be managed by the person who is the director of any other company not being a subsidiary of the banking company or the company registered under section 26 of the Companies Ordinance, Companies Act आ जाएगा यहाँ पर, बेसिकली लॉ पुराना है, except with the previous approval of the State Bank of Pakistan। कोई साहब भी अगर हमारा डायरेक्टर है, देखिए अगर अब हम डायरेक्टर के ऊपर चले जाए, तो एमसीबी हमारा सामने एग्जाम्पल है। एमसीबी के अंदर मंशा साहब मौजूद है। मंशा साहब आदमी इंश्योरेंस पे भी है। मंशा साहब जो है वो निशात चुनिया पावर, निशात चुनिया, निशात मिल्स, निशात पावर, सो मेनी कंपनीज, उसमें वो डायरेक्टर है। लेकिन उसके लिए क्या है, अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर यहाँ इसको हम पढ़ते हैं और एमसीबी का स्ट्रक्चर सामने रखते हैं, तो फिर हमारे लिए ये बात सामने आती है, तो फिर मंशा साहब कैसे यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से आरिफ हबीब है, वो हो सकते हैं, और बहुत से लोग हो सकते हैं। तो कुछ नाम मैंने आपके साथ शेयर किए, तो उनको अगर हम देखें और उन चीजों को लेके जाएं, तो हमारे पास बैंक के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टेट बैंक से अप्रूवल की जरूरत है। हु इज एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस और वोकेशन, हु हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर इट्स मैनेजमेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years। तो ये लोग हमारे पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स के लिए भी हमने पीरियड 6 years का कंफर्म कर दिया। 6 years से ज्यादा कोई आदमी हमारे बैंक का डायरेक्टर नहीं हो सकता। उसके लिए उसको गैप दे रहा है 3 साल का वहां पर। ओके, देन वी आर टॉकिंग ऑफ, देखिए बोनस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। सी मैंने आपसे क्लास में मेरा डिस्कशन हो गया आपके साथ। आई एम मूविंग अहेड ऑन दिस। देन ये रेस्ट्रिक्शन और रिमूवल रिकॉर्ड, ये हमारे पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 13 है, रिक्वायरमेंट टू मेंटेन पेड अप कैपिटल। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हमसे कहा जाता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू पेड अप कैपिटल, जो एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो मिनिमम कैपिटल होगा वो हमें मेंटेन करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन और तमाम चीजों के हिसाब से कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जो एडवांसेस आपके रेशियोज होते हैं, उनको देखते हुए कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए चेंज करते हैं। Carry on the business unless aggregate of its capital and unencumbered reserves, general reserves, is of such minimum value within such period as may be determined or notified by the State Bank of Pakistan from time to time। ये बड़ा क्लियर पड़ा गया है। तो जैसे कंडीशन होगी, जैसे मैंने आपसे कहा, उसके हिसाब से स्टेट बैंक इसके कंडीशंस को डिफाइन कर देता है। No banking company incorporated outside Pakistan shall be deemed to have complied with the provisions of one unless it is deposits and keeps the deposit with the State Bank of Pakistan। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो आउटसाइड पैसे है, लोकल के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जो आउटसाइड है उनको वहां पे कुछ पैसे वहां डिपॉजिट रखने हैं। ओके, ये इनकी कंडीशन आएगी यहाँ पे इसके लिए। तो ये देख लीजिएगा कैपिटल रिक्वायरमेंट के रेफरेंस से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके बाद मजीद जो इंपॉर्टेंट है कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 14 है हमारे पास। सेक्शन 14 saying regulation of the paid up capital subscribed and
ऑथराइज। देखिए यहाँ हमसे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसकी मैथमेटिक्स देखिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। The subscribed capital of the company is not less than 1/2 of the authorized, यानी subscribed capital authorized capital का 50% होना चाहिए। ओके, एक बात हुई। फिर फर्दर हमने इसको ऐड किया, and the paid up capital is not less than half of the subscribed capital। इसका मतलब paid up capital 25% of the authorized capital हो गया, क्योंकि हम रिवर्स बैक आए, हम कहेंगे ऑथोराइज कैपिटल का 50% जो है सब्सक्राइब होना चाहिए और सब्सक्राइब का 50% पेड अप होना चाहिए। तो अगर पीछे से लेकर आए कैलकुलेशन को, तो दिस 25% ऑफ द ऑथराइज कैपिटल का पेड अप तो लाजमी हमारा होना चाहिए। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड, देखिए परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। परपेचुअल का मतलब क्या होगा? नॉन रिडीमेबल, यानी हम करें नॉन रिडीमेबल एंड नॉन क्यूमुलेटिव, क्योंकि आईएफआरएस 9 रिडीमेबल शेयर्स को जो है उनको वो लायबिलिटी में लेके जाते हैं। वो कहते हैं ये इक्विटी नहीं है, ये लायबिलिटी आईएफआरएस 9 के तहत। यहाँ पे भी हमने इसको कैप कर दिया इस वर्ड पे आके। that is subject to the provisions are contained in 4, the voting right of one shareholder are strictly proportionate to the contribution made by this। तो जो contribution उसके साथ voting rights होंगे उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया कि देखिए, for the voting rights any one shareholder except those of the federal government, जो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, do not exceed 5%। तो 5% से ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते इंडिविजुअल शेयर होल्डर, राइट। पीछे हमने जो कंट्रोल की बात की थी तो वहाँ 20% की बात की थी, लेकिन वहां पे हमने फैमिली और तमाम लोगों को कर दिया था। हमारे लिए हर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है। ग्रुप में अगर होगा तो उसको हमने कंट्रोल के लिए 20 कहा था, जहां मैंने आपको बोर्ड सीट्स की बात की थी मैंने आपके साथ। लेकिन यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप मीजान बैंक या दूसरे बैंक की आप पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग देखिए, तो मीजान बैंक के अंदर 75% शेयर होल्डिंग उसके एसोसिएट्स की है, स्पॉन्सर्स की है। उसके बाद जितनी शेयर होल्डिंग है दूसरे लोगों की, वो बहुत फ्रैक्शनल बेसिस पे चली जाती है। वो 5% तो बहुत दूर की बात है, वो तो 1% को क्रॉस नहीं कर रही होती। तो उसको अगर आप जाके पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग से किसी बैंक से देखें तो वहां आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है। Then we are saying notwithstanding anything contained in any law for the time being enforced or in any contract or the instrument or the no suit। अब जब केस हम किसी पे फाइल कर रहे हैं और किसी साहब के पास जो शेयर्स हैं, हम कहें नो सूट or other proceeding shall be maintained against any person registered as the holder of the shares in a banking company on the ground that the title of the said shares vests in a person other than the registered holder। देखिए अब इंसॉल्व वो है क्या, माइनर है, एक माइनर आ गया, ल्यूनेटिक पर्सन है। अब इसके ऊपर क्योंकि वो उसके शेयर एज ए ट्रस्टी मिस्टर एक्स के नाम पे है, तो मिस्टर एक्स को हम सू नहीं कर सकते, क्योंकि मिस्टर एक्स जो हमारे पास जो रहे टेक्निकली हमारे पास जो शेयर होल्डर है वो माइनर या ल्यूनेटिक जो पर्सन है वो शेयर होल्डर है, वो ओनर है उसका। तो उसके सू जो होगा वो फिर कोई चीज होगी तो फिर वहां देखा जाएगा इस बात को जाकर। इसी पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। Then point number 4, State Bank of Pakistan, if satisfied, may require any banking company by an order in writing stating the reasons to increase its paid up capital by such amount within such period as may be specified। जो मैंने आपसे कहा, स्टेट बैंक जो है पेड अप कैपिटल की रिवीजन के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो दे सकते हैं, उनके पास इसका राइट मौजूद है। ओके। Notwithstanding any provision contained in any other law for timing in force, if the State Bank of Pakistan determined that a person is holding or is the beneficiary ownership of the 5% or more of the shares of the banking company without prior approval। देखिए प्रायर अप्रूवल स्टेट बैंक जब होल्डिंग 5% ज्यादा है तो उससे ज्यादा है तो स्टेट बैंक उसको डाइल्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन कर देंगे। स्टेट बैंक से इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि होल्डिंग को आप डाइल्यूट करें, क्योंकि स्टेट बैंक ने इस बात की परमिशन नहीं दी है। देखिए बात यहाँ सिलसिला क्या है, स्टेट बैंक प्रोटेक्ट कर रहा है डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है स्टेट बैंक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको उसको लेके चलता है। इसलिए यहाँ पे स्टेट बैंक ने कंडीशंस डाल दी है। इसी तरीके से स्टेट बैंक बहुत सारी चीजों में शेयर कैपिटल को चीजों को मॉनिटर करता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास क्या है, ये हमारा सेक्शन 15 है। The State Bank of Pakistan may by an order require a banking company to call a general meeting of the shareholders of the company in such time not less than 2 months from the date of the order as may be specified therein or within such time further time as the State Bank may allow। अगर कोई वजह है तो State Bank उसको extension दे देगा, right, to elect in accordance with the voting rights permissible under this ordinance fresh directors and the banking company shall be bound to comply। अगर डायरेक्टर से कोई इशू हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके इलेक्शंस के लिए बात कर लेगा।
अब अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द स्टेट बैंक भी अपॉइंट करेगा, यस कर सकता है। एक डायरेक्टर एटलीस्ट नॉट लेस देन जो वन होगा, एक डायरेक्टर स्टेट बैंक की तरफ से भी बोर्ड के ऊपर आ सकता है, आता है बैंक के, ठीक है। तो स्टेट बैंक बैंक में रखेगी ताकि उनके मॉनिटरी अफेयर्स को मॉनिटर कर सके। रेस्ट्रिक्शन ऑन द टर्म ऑफ डायरेक्टर्स, a director of a banking company not being a chief executive whatsoever name called or a director nominated under the 15A in state bank की तरफ से shall not hold the office for more than 6 consecutive years। 6 years का मतलब 2 टर्म से ज्यादा आप नहीं रहेंगे, तो आपको वहां पे 6 years। अच्छा, अब इसमें चालाकी क्या हो सकती है? चालाकी ये हो सकती है कि साहब वो डायरेक्टर साहब रिजाइन करें 1 महीने के लिए और परंतु दोबारा आ जाए, तो फिर वो कंटिन्यू कर ले, तो उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो गैप होगा वो गैप कम से कम 3 साल का होगा। 3 साल का गैप नहीं होगा तो वो साहब दोबारा नहीं आ सकते। तो बिल्कुल क्लियर कर लिया गया। देखिए यहाँ पे मैं वो ये भी बात क्लियर कर दूं कि स्टेट बैंक रेगुलेशन के तहत जो हमारे स्टाफ मौजूद है, स्टाफ का जॉब रोटेशन, स्टाफ की वैकेशन, ये तमाम चीजें मॉनिटर की जाती हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई एक साहब एक जगह बैठे हुए हैं और एक ही काम किए जा रहे हैं और उन्होंने कोई चीज उसमें जिसे कहते हैं कंसील की हुई है, कंसीलमेंट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बातें कर दी हैं बड़ी क्लियर कि भाई आपने अगर ऐसा कोई भी मसला आ रहा है तो उसको करने से पहले आपने जो है उसको लेके चलना है। तो उसमें जॉब रोटेशन भी आ जाती है। ओके, इसी वजह से ये बात वापस आ गई। वैकेशन ऑफ ऑफिस हमारे पास आ गया। इसके बाद a director of a banking company shall vacate the office if in relation to a banking business he failed to pay any advance। अब देखिए मैं शुरू में हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी कन्विक्टेड इंसॉल्वेंट कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। तो इसी अगर कोई डायरेक्टर किसी जगह पे उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल इशू आ गया है तो फिर ही हैज टू लीव द पोजीशन। Restriction on the commission and the brokerage and the discounts. I'm notwithstanding anything contained to the contrary in section 105 or 5A of the Companies Act आ जाएगा यहाँ पर। No banking company shall pay directly or indirectly by way of the commission, brokerage, discount or the remuneration in any form in respect of any share। कोई शेयर्स के लिए आप ये पेमेंट नहीं करेंगे इस तरह की। Prohibited of the change of the unpaid capital। तो prohibition क्या है? Of charge of the अनपेड कैपिटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं क्रिएट करेंगे। प्रोहिबिटेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, अपने एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज आप नहीं क्रिएट करेंगे जिसमें स्टेट बैंक की परमिशन आएगी। राइटिंग ऑफ परमिशन नहीं है तो इधर बैंक भी अगर कोई काम कर रहे हैं जहां पे उनको चार्ज क्रिएट करना पड़ रहा है तो वो करेंगे, लेकिन स्टेट बैंक की अप्रूवल के साथ करेंगे। ओके, रेस्ट्रिक्शन टू द पे, ये अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जब डिविडेंड देने का वक्त आएगा तो देखिए हम जब वही जब मैंने अपनी कई वीडियोस में बात डिस्कस करता हूँ कि हम बैंक्स के डिविडेंड रीड कहाँ से करें। तो देखिए ये रेगुलेशन है जो मैं बता रही है कि बैंक्स डिविडेंड किस तरीके से देंगे, बजाय इसके कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज का एटीट्यूड में हमेशा कहता हूँ कि जो भेड़ चाल वाला एटीट्यूड है वो नहीं काम करता। जो हम कहते हैं सुनी सुना या र्यूमर से हम काम कर रहे हैं। नो बैंकिंग कंपनी शैल पे एनी डिविडेंड on its shares until its capitalized expenses, plenary expenses, organizational expenses, share selling, commission, brokerage, and amount of the losses incurred, or any other item of the expenditure not represented by the tangible asset have been completely written off। जब तक ये चीजें मौजूद हैं तो हम जब तक कोई डिविडेंड नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी बात डिविडेंड देने के लिए नॉट एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन दिस द डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस। तो डिविडेंड देने के लिए कैश अवेलेबिलिटी उसके लिए हम देख लेंगे। ओके, उसके बाद हमने कहा जी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है, वो भी हमारा अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारा एक नॉन कैश आइटम है, तो उसको भी हम निकाल देंगे, उसके इफेक्ट को भी निकाल देंगे। बैड डेट्स के लिए क्योंकि प्रोविजन बैंक में प्रोविजन स्टेट बैंक रेगुलेशन के साथ कर दिया जाता है, अगर राइट ऑफ नहीं किया गया तो अप्रोप्रिएट प्रोविजन मौजूद है और उस प्रोविजन की वजह से अगर कोई वहां बैड डेट राइट ऑफ नहीं हुआ तो वो रिस्क नहीं है, डिविडेंड दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड देने के लिए हम किन पॉइंट्स को हम देखेंगे, क्योंकि बैड डेट अकाउंटिंग एंट्री है सिर्फ राइट ऑफ की, प्रोविजन ऑलरेडी किया गया और प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी इफेक्ट ले लिया गया उसका। Notwithstanding anything contained in one, in subsection 1, if a banking company meets the minimum capital requirement or adequacy ratio specified by the State Bank of Pakistan from time to time, and has also accounted for the proportion of the capitalized expenses वो भी कर दिया है for the year and satisfy to the satisfaction of the auditor of the banking company, it shall be eligible to pay the dividend। तो फिर वो डिविडेंड दे सकती है, कोई इशू नहीं डिविडेंड में। If the State Bank of Pakistan is satisfied that the conditions are not favorable, अगर favorable नहीं है
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो चीजों को रिव्यू कर रहा है, तो वहां पर आकर वो डिविडेंड पेमेंट को रुकवा देगा। और वो लेकिन अगर इसके ऊपर बैंकिंग कंपनी का कोई इशू है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देगी। जब कभी कोई हम नेगेटिव फैसला करते हैं एज ए रेगुलेटर, तो हम इस बात को जरूर करते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देते हैं कि भाई आपकी बात क्या है, आप एक्सप्लेन कर दें और आप उसकी बताइए कि इस एडवर्स सिचुएशन में भी डिविडेंड क्यों दिया जाए। तो इसको वहां पे कर दिया हमने। प्रोहिबिटेशन ऑफ द कॉमन डायरेक्टरशिप, कॉमन डायरेक्टरशिप है उसके लिए क्या है हमारे पास कि हमारे डायरेक्टर किसी और बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके लिए हमने इसको रोक दिया है, इस बात को आकर के यहाँ पे। फिर हम कह रहे हैं कि नो बैंकिंग कंपनी incorporated in Pakistan shall have any director as a director any person, the federal minister, minister of the state, or a person serving Pakistan who is not appointed by or appointed by the गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। तो उसकी वजह से अगर उसका अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो भी नहीं आ सकते। कोई मिनिस्टर साहब ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो बैंक का डायरेक्टर बनूंगा। अगर आपका नॉमिनेशन हो रहा है तो ओके फाइन, गुड एनफ, आप आइए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद रिजर्व फंड का हमारे पास ये अगेन वही डिविडेंड के साथ इसका लिंक बन जाएगा जाके बात का। एवरी बैंकिंग कंपनी incorporated in Pakistan shall create reserve fund which shall be created if the amount of the fund together with the amount in the share premium account is less than the paid up capital। अब देखिए the amount of the such fund and the amount in the premium account जो है यानी जो रिजर्व फंड्स है और ये प्रीमियम का बैलेंस है, वो अगर शेयर कैपिटल से कम है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से 20% ट्रांसफर करेंगे। ये एक क्लॉज एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। वी आर सेइंग रिजर्व फंड का एंड द शेयर प्रीमियम दोनों का टोटल बैलेंस अगर हमारे पेड अप कैपिटल से कम है तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस से 20% ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम का बैलेंस पेड अप कैपिटल के बराबर है, देन वी विल ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट। हम 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वहां पे। ओके, उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात होगी हमारी। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैश रिजर्व, राइट, विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनको कैश रिजर्व मेंटेन करना है अपना। तो वो कैश रिजर्व मेंटेन करके 2% की ऑफ लाइबिलिटीज का ताकि लाइबिलिटी को वो प्रोटेक्शन दे सके। देन हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द, अब जब सब्सिडरी हम बना रहे हैं तो सब्सिडरी टेक्निकली बैंकिंग बिजनेस या बैंकिंग टाइप जो उसकी बिजनेस है वो करेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि a banking company shall not form any subsidiary except as a subsidiary company formed for one of the following reasons: undertaking execution of the trust, कोई ट्रस्ट उसको चलाए वो आकर, ओके, carry on carry on the banking business strictly in conformity with the injection of the Islam and Islamic way of business में उसको लेके चले जो इस्लामिक बिजनेस कर रहा हो। फिर हम कह रहे हैं अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेड स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूटर ऑफ द ट्रस्टी, कोई स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूटर ट्रस्टीज है कि हमने कोई चीजें रिकवर की है उसको सेल करना, उसके कोई ट्रस्टी कोई हमारा है तो उसको करे। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मुदारबा, मुदारबा फॉर्म करने के लिए होता है, इसलिए बैंक से मुदारबाज होते हैं। प्रोवाइडिंग द सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स होते हैं। कराची के अंदर बीआरआर के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स मौजूद हैं। तो बीआरआर अगेन एक मुतारबा भी रन कर रहा है, ठीक है। with the previous permission of the State Bank of Pakistan carry on the business of banking exclusively outside Pakistan, पाकिस्तान से बाहर। मैंने आपको शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कहता है अभी बैंक एजी की एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए बाज दफा ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैंक पाकिस्तान में आते हैं। जब हबीब बैंक ने एक स्टेज पे 1966 में हबीब बैंक की मैनेजमेंट ने ये फील किया कि पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस नेशनलाइज हो सकता है, जो लेटर ऑन 71 में भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में नेशनलाइज। उन्होंने हबीब बैंक एजी ज्यूरिच के नाम से एक बैंक बनाया स्विट्जरलैंड के अंदर और उस बैंक को वो पाकिस्तान ले आए। हालांकि वो पाकिस्तानी पाकिस्तानीज हैं। हबीब बैंक जब हबीब बैंक नेशनलाइज किया गया तो लोकल बैंक्स नेशनलाइज हुए, फॉरेन बैंक नेशनलाइज नहीं हो सके। दायरे फॉरेन बैंक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे, तो हबीब बैंक इजी जरूरी रह गया। तो हबीब बैंक के जो फैमिली बैंकिंग बिजनेस करती थी उनको अपॉर्चुनिटी स्टिल रही कि हबीब बैंक एजी जरूरी के थ्रू अपना बैंकिंग बिजनेस रन करते रहे। तो ये एक बात है जो फॉरेन से हम पाकिस्तान इस तरह भी करके लाते हैं। और एक वे हम अपनी ब्रांच बाहर लेके जाते हैं, तो हम यहाँ ब्रांच की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको आपके साथ नॉलेज के लिए शेयर किया इस बात को। The conduct of any form of the business permitted by Section 7, Section 7 में हमें ये कह दिया गया था कि हमें जो भी बैंकिंग बिजनेस करना है वो बिजनेस करें हम। Such other purposes as incidental to the banking business incidental है। गारंटी प्रोवाइड करना, हम गारंटी देते हैं, श्योरिटीज है, हमारे बहुत सारे और काम होते हैं। इस टाइप की बिजनेस से एलसीज है जो हम अपने काम कर सकते हैं, उसमें हमको इशू नहीं है। ओके,
देन वी हैव, अब हमारे पास सेक्शन आगे चलेगा, मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विड एसिड 29, सेक्शन 29 पे हम आ जाएंगे। Just scroll it down. 28 and 29. Maintenance of the liquidity. Every banking company and every financial institution specified in 3A shall maintain in cash, gold, unencumbered approved securities valued at the value at a price not exceeding lower of cost or the current market price, जो NRV वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ताकि वैल्यूज उसकी सही रहे, shall not at the close of the business any time less than such percentage of the total of its time and the demand deposit liabilities in Pakistan as notified by the State Bank of Pakistan. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हमारी टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज हैं उसके हिसाब से एक सर्टेन परसेंटेज की लिक्विड हमें एसेट्स का रिजर्व मेंटेन करना है स्टेट बैंक के साथ जाकर इसको, ठीक है जी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है इसकी। तो ये थोड़ी उसमें थ्योरेटिकल टाइप की, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंट्स। हम अकाउंट्स के ऊपर आ रहे हैं। ओके, just 2 seconds. Then we have two more sections, I believe. Yes, 34. ये 38 to 34 है हमारे पास, accounts and balance sheets, section 34. I got, yes. At the expiration of the calendar year, every banking company, देखिए यहाँ कैलेंडर ईयर है इसलिए बैंक्स का ईयर एंड जो होता है वो दिसंबर होता है हमारे पास, राइट। बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के ईयर एंड दिसंबर होते हैं वहां पर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एट द expiration of every calendar year, every banking company incorporated in Pakistan in respect of all businesses targeted by it, and every banking company incorporated outside Pakistan in respect of all businesses targeted through its branches in Pakistan shall prepare reference to that year a balance sheet, profit and loss account on the last working day of the year in the form set out जो हमारे पास का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है। The balance sheet and profit and loss account shall be signed by, देखिए ये अब important point होगी जो different हो गया from the company, signed by a banking company incorporated in Pakistan by the manager or the principal officer of the company, and where there are more than 3 directors, at least by 3 directors। यानी प्रिंसिपल ऑफिसर हमारे साइन करेंगे और 3 डायरेक्टर्स हमारे साइन करेंगे कम अज कम, और है तो राइट। और अगर आउटसाइड पाकिस्तान है तो प्रिंसिपल ऑफ जो ऑफिसर है वो साइन करेंगे, और एंड एनी अदर ऑफिसर नेक्स्ट इन द सीनियरिटी टू द मैनेजिंग मैनेजर और द एजेंट जो हम मौजूद हैं वो साइन करेंगे। Notwithstanding that the balance sheet of a banking company is under one to be prepared from in a form other than the form of F, जो हमारे फॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब में उसके साथ हमारे वो करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये ऑडिट का सिलसिला, ऑडिट मस्ट बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस जो है उसके लिए। द ऑडिटर नीड टू बी देयर फॉर द ऑडिट पर्पसेस। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपनीज में नहीं होता। यहाँ पे क्या है, ऑडिटर shall hold the office for 3 years and shall not be removed from the office before the expiry of the set period। जब 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे 3 साल तक वो ऑडिटर रहेंगे। लेकिन अगर स्टेट बैंक किसी भी जगह ये अज्यूम ये फील करेगा कि ऑडिटर इज नॉट परफॉर्मिंग हिज जॉब प्रॉपर्ली, देन दे कैन रिमूव द ऑडिटर। वो ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, स्टेट बैंक का ये राइट है। ये सबमिशन ऑफ रिटर्न में कहा था ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में रिटर्न्स का जिक्र करेंगे। रिटर्न्स जो उनके पास डिटेल है, द अकाउंट बैलेंस शीट रेफर टू इन 34 together with the auditor's report as passed in the annual general meeting shall be published in the prescribed manner, and 3 copies thereof shall be furnished as the returns to the State Bank of Pakistan। ये एक बिल्कुल अलग क्लॉज है, ये कंपनीज में नहीं होती क्योंकि हम स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं मुस्तकिल। तो ये कॉपीज जो होगी ये स्टेट बैंक को सबमिट की जाएंगी। ओके, तो ये देख लीजिएगा याद से इसको, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए एक अलग चीज है। कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार डेफिनेटली। तो रजिस्ट्रार के पास भी जाएंगे सीसीपी के, उनके पास भी ये फाइल होनी है और ये उनके पास भी चली जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद डिस्प्ले का है कि अगर कोई फॉरेन ब्रांच है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं आउटसाइड है
तो वो अकाउंट को डिस्प्ले करे अपने ऑफिस के अंदर, यानी उसकी कॉपी जो अवेलेबल हो उसको उसको वो हैंडल करे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जहां से मैंने अपना डिस्कशन शुरू किया था आपसे। आपके बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर हमारे पास सिलेक्टेड सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन 1, 2 जो है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के सेक्शंस हैं। 5 डेफिनेशन के ऊपर था जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर 6, 9, 11, 13 से 24, देन 29, 34 एंड 38। इसमें यहाँ पे भी जो सेक्शंस हैं वो बैंकिंग बिजनेस के साथ लिंक है, बैंकिंग को डील कर रहे हैं। इसमें देखिए डेफिनेशंस में भी जो लिंक चीजें हैं उनका ख्याल रखिए। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, अब वही मैं वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की अगर बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है, तो उसको लाके स्टेट कंपनीज एक्ट से मत जो कहते हैं कॉपी पेस्ट कीजिएगा। आपका आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ मसला होगा, मार्किंग नहीं आपको मिलेगी। ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए मैंने कहा वो रिटर्न का जो वहाँ पे एक डिस्कशन आया है उसको भी देखिए, उसको उसको रखिए। इसी तरीके से ऑडिटर की रिपोर्ट और चीजें जो सबमिशन होनी है, ऑडिट है हमारा, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, डिविडेंड की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज के लिए डिविडेंड की उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनीज के लिए डिविडेंड की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ इट्स कैपिटल। दिस मींस इफ द नेगेटिव इक्विटी मौजूद है तो डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, ये मौजूद है। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड के लिए सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे रिजर्व फंड और फंड्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास मौजूद है। और जहाँ पे हमें कहा गया रिजर्व फंड प्लस द प्रीमियम, अगर इन दोनों का बैलेंस पेड अप कैपिटल से कम है तो हम हमें जो है 20% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर करना है फंड के अंदर। और अगर फंड और प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कैपिटल के बराबर है तो हमें 10% ट्रांसफर करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए नो बैंकिंग कंपनी शैल कमेंस द बिजनेस अनटिल एंड अनलेस जो ऑथराइज कैपिटल है उसका 25% शेयर कैपिटल जो है वो पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका हो और पेड अप हो चुका हो। क्योंकि उसके अंदर हमें कहा गया कि ऑथराइज कैपिटल का 50% सब्सक्राइब हो और 50% ऑफ द सब्सक्राइब जो है उसका 50% फिर पेड अप में आ चुका हो। तो जिसको मैंने मैथमेटिकली आपसे कहा कि वो 25% पे चला जाएगा। तो वो चीजें हमें देखनी होंगी। तो ये तमाम चीजें हैं या क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिएगा। और अगेन वही है कि जी जो स्पेसिफिक आंसर है प्लीज, जो लॉ से स्पेसिफिक है, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन इट एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।